नमस्कार दोस्तों, आज हम बज्रगुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों के हल निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ चुके हैं। तो अब हम, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है एक प्रश्न कि इस रैखिक युग्म को आप बज्रगुणन विधि से ही हल करना है, वहाँ पर विलोपन विधि भी इस्तेमाल नहीं करनी है और प्रतिस्थापन विधि भी इस्तेमाल नहीं करनी है, इसलिए हमको बज्रगुणन विधि आनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि अगर ये रैखिक युग्म जो है आपका संगत है या नहीं है, इसकी हम पहले जांच करेंगे। अगर इसका कोई हल निकल रहा है तो अब हम इसको बज्रगुणन विधि से करेंगे, हल नहीं निकल रहा है तो हम बता देंगे कि हल इसका नहीं आ रहा है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं इसको। एक सवाल दे रखा है, जैसे प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल है x - 3y - 3 बराबर 0 और दूसरा है 3x - 9y बराबर 9y - 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x और 3x, यानी कि ये कितना गुना है, 3 गुना, और ये है 3y और 9y, तो ये भी 3 गुना है। ये जिस अनुपात में बढ़ रहा है x, उसी अनुपात में y भी बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के बराबर आएगा। यहाँ पर वैसे ही अंदाज लगा लीजिए, नहीं तो हम अभी निकालते हैं। लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, तो हमने 3 कंडीशन बताई थी। पहला कंडीशन थी a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वहाँ पर समीकरण का एक अद्वितीय हल था। दूसरी शर्त थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो वहाँ पर बहुत सारे हल थे। और तीसरी कंडीशन थी अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसके कोई हल नहीं निकलेगा। शायद इसका भी देखो, ये भी उसी कंडीशन में है। अगर हम इसकी तुलना करते हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करें, इनकी से तुलना करने पर a1 यानी कि पहले वाले समीकरण में x का गुणांक वह a1 होता है। a1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गुणांक कितना है इसका 1, ऐसे ही a2 यहाँ पर लिखते हैं a2, x का गुणांक दूसरे समीकरण में 3, ऐसे ही b1 कितना है -3, b2 -9, ऐसे c1 -3 और c2 -2। अब हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और b1/b2 बराबर -3/9। इसको हम अगर काटें 3 का 3, 3 3 9, यानी कि माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 आया है भी। a1/a2 और b1/b2 बराबर आ गए हैं, तथा c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 बराबर -3/-2, तो ये हम अगर हल करें 3/2 आता है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इसका मतलब हम इसको कितना ही हल करें, इसका कोई हल नहीं आएगा, का कोई हल नहीं होगा। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, इसका कोई हल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, ये आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के बाद आप बता देंगे कि इस कंडीशन, ये कंडीशन आ रही है तो ये कंडीशन ये होती है कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर 3 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर यहाँ पर इतना करने पर आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो परीक्षा के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परीक्षा में पूछा भी गया है और उसको बज्रगुणन विधि से मैं पूरा हल करना सिखाता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2x + y = 5
और पहले समीकरण, दूसरे समीकरण दे रखी है 3x + 2y = 8। अब ये इसमें हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इनकी तुलना करते हैं, इनके समीकरणों के युग्म क्या सही हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन समीकरणों की तुलना करेंगे। हम किससे, समीकरण की तुलना हम a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + c2 + b2y + c2 = 0 से करने पर, c2 से करने पर। अब यहाँ पर देखिए a1x + b1y + c1 = 0, यानी कि ये c1 कहाँ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। तो यहाँ लेकिन हमारा c1 कहाँ है, बराबर के हमारे दाईं तरफ है। तो हम बाईं तरफ अगर इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा। तो हम c1 को मान लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, तो c1 - 5 होगा। यहाँ पर देखिए, तो अगर तुलना करने पर a1 हो जाएगा, a1 बराबर कितना होगा, x का गुणांक समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 2, b1 समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है, 1, और c1 हो गया, c1 यहाँ पर देखिए -5 आएगा, क्योंकि 5 जो है बराबर की उस तरफ है, और जबकि हमारे पास समीकरण थी a1x + b1y + c1 = 0। तो c1 हम यहाँ लेंगे, तो यहाँ लेने पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, -5। ऐसे ही हम तथा अगर हम a2 निकालें, a2 हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2 में x का गुणांक 3, ऐसे ही b2 y का गुणांक 2, और c2 हो जाएगा, c2 भी देखिए 8 यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तब a1 निकालते हैं, a1 / a2 बराबर, a1 कितना दिया है, 2, और a2 दे रखा है 3, 2/3 आएगा। और b1 / b2 निकालते हैं, b1 / b2, b1 कितना है, 1, b2 कितना दिया है देखिए, 2, 1/2, और c1 / c2 निकालते हैं, तो c1 / c2 ये आएगा c1 -5 और c2 आएगा -8। तो हमारे पास कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2। a1 / a2 का मान 2/3 है और b1/b2 का मान 1/2 है। इसका मतलब है कि इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इस एक चीज़ क्लियर होगी, अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब है कि सिर्फ एक हल आएगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब हम इसको, अद्वितीय हल है ये क्लियर हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, वज्रगुणनविधि से हल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ इतना, क्योंकि अब हमको वज्रगुणनविधि इस पूरे यहीं पर बताना है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं ये। अब हम इसको क्या करते हैं, वज्रगुणनविधि से हल करते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे वज्रगुणनविधि से, वज्रगुणनविधि से। a1 अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान हमें वहाँ से पता थे। अब हम क्या करते हैं, वज्रगुणनविधि जो कहती है, एक जगह हम x लिखेंगे, x अपॉन कुछ आएगा बराबर y अपॉन कुछ आएगा बराबर 1 अपॉन कुछ आएगा। अब कुछ ये क्या है, देखो x है, x के नीचे क्या आना है, देखो वज्रगुणन का मतलब कि तुम जानते हो, वज्र का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्रॉस में ऐसे गुणा करना है, क्रॉस में किस किस को गुणा करना है। अगर हम x को ऐसे बंद कर दें, x के नीचे वही संख्या आएगी। अगर हम x को बंद कर दें तो हमारे पास क्या क्या बचते हैं, ये देखिए, ये बचता है y, और ये देखिए
ये वाले हमारे पास 4 पद बचते हैं। तो इनको ऐसे इनके गुणांक ऐसे क्रॉस में गुणा कर देने हैं, यानी कि B1 को C2 से गुणा कर देना है माइनस फिर B2 को C1 से गुणा कर देना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर हम x को बंद कर देते हैं तो हमारे पास बचता है ये वाला गुणांक, यानी कि ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है B2, ये C2। तो B1 को C2 से गुणा करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, B2 को C1 से गुणा करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसको गुणा x/1। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, y का गुणांक 1 और इधर बचा हमारे पास 2 ये, और यहाँ क्या बच रहा है, ये 5 जो है हम इधर लाएंगे। ठीक है, बराबर की तरफ इस तरफ है, लेकिन ये C1 अभी नहीं है, ये हमने अभी निकाला था इससे पहले। तो C1 हमारे पास -5 होगा और C2 होगा -8। अब इसको क्या करेंगे, हम 1 को माइनस इससे गुणा करेंगे और इसको 2 को 5 से गुणा करेंगे। अब ऐसे ही ठीक y वाला, y के नीचे देखिए, अगर हम y को बंद कर दें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 5 से, किसको गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे वाली संख्या, यानी कि 5 से 3 गुणा होगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 हमारे पास क्या होगा, ऋण होगा, ऋण 5 ऋण 8 तो ये रहेगा, और इधर रहेगा हमारे पास 2 और 3। तो इसको ऐसे गुणा करना है। ठीक है, और एक का मतलब ये वाला, इसको अगर हम बंद कर दें तो हमारे पास ये वाले बचते हैं। क्या बचता है हमारे पास, ये गुणांक देखिए 2 3 1 और 2, इनको ऐसे गुणा करेंगे ये। ठीक है, अब हम इसको गुणा करते हैं, तो इसलिए x बट्टे क्या हो जाएगा, ये 1 को हम ऋण 8 से गुणा करेंगे तो ऋण 8 1 गुणा ऋण 8 हो गया। फिर बीच में लगाना है हमने माइनस, फिर इन दोनों को गुणा करना है। 2 को ऋण 5 से गुणा करके क्या आएगा, ऋण 10। तो इसको ऋण को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि एक कोई चिन्ह है, उसके बाद दूसरा चिन्ह वहीं पर नहीं लगता। जैसे हमने प्लस लिखा है, कोई -3 आ रहा है तो प्लस -3 एक साथ नहीं आएगा। माइनस वाली कोई चीज़ है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ऐसे ये भी है, माइनस तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, और -10 अंदर होगा। अब हम इसको खोलेंगे अगली स्टेप में, तो ऐसी गलती मत करना, नहीं तो बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, सिर्फ -8 -10 लिख देते हैं, तो वहाँ पर उत्तर बहुत गलत आ जाएगा। बराबर y बट्टे कितना आएगा, अब देखिए -5 से 3 गुणा करेंगे तो -1 + 1 माइनस है, तो -5 दिया 15, बीच में माइनस करना ही है हमने, चाहे अंदर कुछ भी आए। 8 से 2 को गुणा, 8 दूनी 16, ये कितना आएगा, ऋण 16। ठीक है, बराबर 1 बट्टे कितना आएगा, इसको गुणा कीजिए, 2 से 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, बीच में माइनस आना है, 3 से 1 को 3 का 3, ये तो सीधे हो गया। तो इसलिए ये हो सकता है x बट्टे, इसको हल कर लेते हैं, -8 -10, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +10 बराबर y बट्टे, यहीं पर इसको हल नहीं करेंगे, हाँ अब अगले स्टेप में हल करेंगे, पहले हम इसको पूरा लिख लेंगे। y बट्टे जितना आना है उसको लिख लेते हैं, -15, ये भी देखिए -15, ये प्लस हो जाएगा, माइनस लगा है बाहर, माइनस से माइनस गुणा होगा तो +16 हो जाएगा, बराबर 1 बट्टे, इसको हम हल कर सकते हैं, 4 में से 3 घटा 1 रहा, 1 बट्टे 1। अब इसकी तुलना कर देते हैं हम, इसको हम ऐसे भी और शॉर्ट कर लेते हैं, x बट्टे -8 + 10 कितना हो जाएगा ये, अगर -8 में 10 जोड़ें, इसका मतलब हुआ कि 10 में से 8 को घटाना है, ये हो जाएगा x बट्टे 2 बराबर y बट्टे -15 + 16, इसका मतलब 16 में से 15 घटाएंगे 1 बराबर 1 बट्टे 1। अब इसकी तुलना कीजिए, बहुत ईजी हो गया है, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब इसकी हम तुलना करते हैं, देखिए इसकी हम तुलना करते हैं, या अब ये तीनों बराबर हैं,
तो इसका मतलब है कि हम पहले इसको इसके बराबर रखते हैं, x का मान निकल जाएगा, और दूसरे और अंतिम वाले को बराबर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। पहले x वाले को तुलना करते हैं, x बट्टे 2 बराबर 1/1, यहाँ पर लिख सकते हैं x बट्टे 2 बराबर 1/1, या x बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 वहाँ भेजो, 2 1 का 2/1, यानी कि 2 1 का 2/1 का मतलब 2 ही आया। x का मान कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही अब इसकी तुलना करते हैं तथा y की तुलना करते हैं, y/1 बराबर 1/1, y/1 बराबर 1/1, इसी तुलना करी हमने दूसरे और तीसरे की, तो इससे y का मान निकल जाएगा, या y बराबर कितना हो गया, 1 से 1 गुणा हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1, ठीक हो गया, y का मान 1 आ गया। x का मान 2, y का मान 1। क्या यह सही है, इसमें चेक करते हैं। देखिए x का मान हमारे पास 2 था, 2 दूनी 4, और y का मान 1 है, 4 में 1 जोड़ो कितना आया, 5, और यहाँ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। आप इसकी जांच कर सकते हैं, और समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख करके इसका मान चेक करना जरूरी है, नहीं तो हमारा आंसर अगर हमने सोचा कि यह सही है और हमने चेक नहीं किया तो हो सकता है वो गलत हो, तो इसलिए एक बार क्रॉस चेक उसको जरूर करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।